इंसाफ ऐसा नज़रिया है जो इंसानी ज़िंदगी के लिए बुनियादी हैसियत रखता है। ये ज़िंदगी के तमाम मामलों, समाजी, माशी और सियासी में सभी लोगों और तबकों के लिए मसावी हुकूक का हुसूल है। समाजी इंसाफ के हुसूल के लिए मुल्क गिर जिद्दोजहद शुरू करने की जानिब एक कदम इंसाफ से महरूम अपने मुल्क के शहरियों के साथ हमदर्दी का माहौल पैदा करने की एक कोशिश पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो कि एक नई समाजी तहरीक है और जो समाज के पसमानदा और महरूम तबकों के इख्तियारात के हुसूल के लिए पाबंद अहद है। इस तंजीम ने दिल्ली के तारीखी रामलीला मैदान में 26 और 27 नवंबर 2011 को समाजी इंसाफ कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की। कॉन्फ्रेंस के पहले दिन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के चेयरमैन जनाब EM अब्दुर्रहमान ने इंसाफ को जिंदा करने का अहद करते हुए इंसाफ, आज़ादी और जद्दोजहद का झंडा फहराया। कौमी राजधानी में मुल्क के तमाम हिस्सों से आए हुए लोगों को लेकर कौमी राजधानी की तमाम शाहराहें रामलीला मैदान की तरफ आ रही थी। ये लोग तमिलनाडु के साहिली इलाकों, मणिपुर की पहाड़ियों और राजस्थान के सहरा से पहुँचे थे। सबकी ज़बान पर एक ही नारा था, मुल्क बनाओ इंसाफ पर। सब लोग एक ही इरादे के साथ आए थे, हम इस मुल्क की तामीर इंसाफ की बुनियाद पर करेंगे। यह कॉन्फ्रेंस आज़ाद हिंदुस्तान में हुकूक और इंसाफ के लिए तारीख़ में होने वाली जद्दोजहद की एक अजीम निशान राह है। बेंगलुरु में सन 2007 में मुनाकिद एम्पावर इंडिया कॉन्फ्रेंस और सन 2009 में कालीकट में मुनाकिद नेशनल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस के बाद सोशल जस्टिस कॉन्फ्रेंस ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बढ़ते हुए कदम में एक और मील का पत्थर जोड़ दिया है। यह कॉन्फ्रेंस सिर्फ तंजीमी ताकत का इजहार नहीं थी, यह आवाम की पसंद, उनकी समाजी इंसाफ की जद्दोजहद के लिए उनका अहद और एक अहम मकसद के लिए उनकी कुर्बानी के जज्बे की बामाना तस्वीर कशी थी। कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने वाले छोटे बड़े गिरोह तमाम सूबों से आए थे, लेकिन कॉन्फ्रेंस में खुद राजधानी से ही कई हजार की भीड़ उमड़ आई और उनके साथ करीबी सूबों से खुसूसी बसों के जरिए पहुंचने वाले लोग शामिल हो गए थे। मुल्क की राजधानी के सबसे बड़े मैदान दर हकीकत दूसरे दिन के आखिरी इजलास आम में लगातार घंटों तक भीड़ उमड़ी रही। सन 2011 नई दिल्ली शहर के लिए सदे साला जश्न का साल है। ज़ाहिरी तौर पर मुखालिफ, लेकिन हकीकत में हमारे हक में ये तनाकुज़ देखिए। एक समाज दो हिस्सों में बट गया जो एक दूसरे के मुखालिफ हैं। एक तरफ तरक्की की अलामतें चमकती हुई दिखाई दे रही हैं, करोड़पतियों की बढ़ती हुई जायदादें, शानदार रास्ते और शॉपिंग मॉल। दूसरी तरफ हमारी अक्सर आबादी की गरीबी की हालत, गरीबी देहाती, खेतीहर मजदूर, किसान, कबायली जनजातियां, दलित और मुसलमान, एक गहरी खाई और बंटवारा। हिंदुस्तान की राजधानी में भी हम इंसाफ की रूह का मजाक उड़ते देखते हैं। समाजी इंसाफ कॉन्फ्रेंस ने इन नाहमवारियों को खत्म करने का नारा दिया है। मुगलों ने इस मुल्क की रूह को तलाश किया था, जो उस वक्त टूटे हुए जोग्राफियाई हुदूद का ढेर था। उन्होंने बहुत पुराने हिमालय से लेकर अजीम अरब सागर तक एक कौम की हैसियत से इसे मुत्तहिद किया। यह कभी एक मुत्तहिद मुल्क या ताकत का मरकज नहीं रहा था, बल्कि ये एक अजीम तहजीब का गहवारा था जो लंबे अरसे तक जिंदा रहा। इसकी विरासत बहुत अजीम है, जो तामीरी भी है और हमेशा रहने वाली भी। यह तहजीब शेर शाह सूरी, गयासुद्दीन बाबर, हुमायूं
अकबर, शाहजहां, जहांगीर और औरंगजेब की हुकूमतों में तरक्की की मंजिलें तय करती रही। उन्होंने हिंदुस्तान से मोहब्बत की और दिल्ली को एक खूबसूरत दुल्हन की तरह बना दिया। फिर इस शहर ने ब्रिटिश हमलावरों के खिलाफ मुसलसल जंगें देखी और आखिर में 1947 की आधी रात को इक़्तिदार की मुंतकली यानी आज़ादी हासिल हुई। यह कॉन्फ्रेंस इन विरासतों और रिवायतों की अमीन है। यह कॉन्फ्रेंस अपने इंतज़ाम और डिसिप्लिन के लिहाज से बेमिसाल है। हर चीज़ मंसूबाबंद, यहाँ तक कि मिनटों तक की तफसीलात तक को किस्मत पर नहीं छोड़ा गया था। मकामी लोगों के लिए जिन्होंने कई मर्तबा मुंतशिर भीड़ों को देखा था, उनके लिए ये एक हैरत अंगेज नज़ारा था। उस वक्त शहर हैरान रह गया जब एक के बाद एक बसें लोगों को लेकर शहर में आती थी, जो नारे लगा रहे थे और झंडे लहरा रहे थे। कॉन्फ्रेंस के रजाकारों ने सवारी गाड़ियों की पार्किंग का इतना अच्छा इंतजाम किया था कि उसके आसपास की सड़कों पर कोई जाम नहीं लगा। इन छोटी रैलियों को हम दिल्ली की सड़कों पर अक्सर देखते हैं, लेकिन वो भी कॉन्फ्रेंस के पैगाम को आवाम तक पहुंचाती है। कॉन्फ्रेंस से 2 महीने पहले मुल्कगीर तशहीरी मुहिम के जरिए लोग कॉन्फ्रेंस के पैगाम को समझ गए थे। मुख्तलिफ ज़बानों में पोस्टर, पम्फलेट और बुलेटिन बांटे गए थे। पॉपुलर फ्रंट के कारकुनों ने पूरे मुल्क में नुक्कड़ जलसों या नुक्कड़ नाटकों और लोगों के घरों पर जाकर लाखों लोगों से गुफ्तगू की। दिल्ली की सड़कों पर कई दिनों तक दिखाई जाने वाले ड्रामे हम कदम ने हमारी मुहिम में और ज्यादा रंग और शान पैदा कर दी थी। हमने हिंदुस्तान में सड़ने वाली इंसानी जिंदगियों का भी इमारतों की ज़ेबो ज़ीनत दिखाने वाला नहीं है हकीकी हिंदुस्तान। हिमालय से शुरू करके आसपास की पहाड़ियों की चोटियां, सहराओं। कॉन्फ्रेंस में औरतों की मौजूदगी इस बात की दलील थी कि समाजी इंसाफ की फिक्र में कोई जिनसी भेदभाव नहीं है। इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाली ये बहनें हिंदुस्तान की आधी आबादी की उम्मीदों और उनके यकीन की तस्वीर कसी कर रही थी। ये रजाकारों की इंसारो कुर्बानी ही थी जिसने प्रोग्राम को साफ सुथरा, बातरतीब और बगैर किसी नाखुशगवार वाक़े के पूरा किया। ये रजाकार हमेशा काम के लिए बुलाने पर मौजूद होते थे। उन्होंने रात दिन काम किया और कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वालों की काफी सहूलतों का इंतजाम किया और प्रोग्राम को एक ऐसा समारोह बना दिया जो लोगों को याद रहेगा। कॉन्फ्रेंस की पहली रात में मुख्तलिफ ज़बानों में तहजीबी प्रोग्राम मुनाकिद हुए। कॉन्फ्रेंस के मैदान में खाने पीने का इलाका हमेशा मसरूफ रहता था। ये बड़ा रसोई घर एक साथ हजारों नुमाइंदगान की ज़रूरतों को पूरा कर सकता था। नया कदम कॉन्फ्रेंस की नुमाइश एक तस्वीरी आब और ताब शान व शौकत से भरी हुई थी और ये इल्म और नुमाइश दावत से पूर थी। ये पिटी पिटायाम नुमाइशों और जिल्लत आमेज चीज़ों से पाक थी। तस्वीर और वीडियो क्लिपिंग को मौजू के मुताबिक तरतीब से रखा गया था। नुमाइश देखने वालों ने जब मैदान को छोड़ा तो उनको बहुत सी मालूमात हासिल हुई और उन्हें काम करने का जज्बा पैदा हुआ। मेडिकल कारकुनान का गिरोह जिनके साथ पैरामेडिकल स्टाफ भी था, इसने सरगर्म किरदार अदा किया। इसके अलावा रजाकारों का एक मुखलिस गिरोह किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार रहता था। मीडिया रूम ने कॉन्फ्रेंस से पहले ही काम करना शुरू कर दिया था। कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने के लिए 24 घंटे काम करता था। इस प्रोग्राम को इंटरनेट के जरिए वेबसाइटों पर पूरी दुनिया के लिए सीधे दिखाया जा रहा था। इससे
दूर दराज के इलाकों के लोगों को कॉन्फ्रेंस को देखने में मदद मिली। हमें कॉन्फ्रेंस के मुख्तलिफ जलसों का मुशाहिदा करना चाहिए और दानिश्वरों, मुहक्किकीन और रहनुमाओं की तकरीरों को सुनना चाहिए। पहले दिन 2 फिक्र अंगेज इजलास हुए, नेशनल मिल्ली कन्वेंशन और नेशनल सेमिनार, जिसमें समाजी इंसाफ के मौजू का तज़किया सभी पहलुओं से और मुख्तलिफ जावियों से पेश किया गया। ये दर हकीकत इन हिमाक से सुनने वाले सामईन के लिए दानिश्वराना खुराक थी। मिल्लत का अहम फरीदा ये है कि मिल्लत के अंदर इंसाफ को कायम करें। जितने मेहमान इकराम यहाँ तशरीफ लाए हैं, इस अजीम मकसद को फरोग देने के लिए मैं उन सब का इस्तकबाल करना चाहता हूँ। अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और ज्यादा गरीब। इक्तिसादी नाइंसाफ के शिकार मुसलमान और दलित सबसे ज्यादा हैं। किसानों के जमीन मल्टीनेशनल कंपनियों को दे दी गई। इस वजह से किसानों की 60% जमीन सरमायादारों के हवाले हो गई और ये किसान गरीब बन गए। इन किसानों में बड़ी तादाद मुसलमानों और पसमानदा तबकात की है। मुल्क की तामीर के लिए, समाज में तब्दीली के लिए, दस्तूर की हिफाजत के लिए और शहरियों की आजादी हिफाजत के लिए, मुस्बत सोच रखने वाली नई क़ियादत के लिए अवामी बेदारी और एहतिजाज लाजिमी है। पॉपुलर फ्रंट को मुबारकबाद देता हूँ, जिन्होंने यहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस मुनाकिद करके समाजी बेदारी के लिए रास्ता हमवार किया। मैंने कहा ये सोशल जस्टिस सिर्फ मुसलमानों को नहीं, सबको चाहिए। हाँ, ये बात जरूर है कि मुसलमान सबसे ज्यादा पछड़े हुए हैं, सबसे ज्यादा पसमानदा हैं। महंगाई हो तो बर्दाश्त कर लो, अगर इम्तियाज बढ़ता जाए तो बर्दाश्त कर लो, अगर तुम्हें डंडे मारे जाएं तो बर्दाश्त कर लो, अगर तुम्हारे साथ नाइंसाफी हो तो बर्दाश्त कर लो, अगर तुम्हें मुलाजिमत न मिले तो बर्दाश्त कर लो। ये मजहब इस्लाम ने नहीं सिखाया। आवाज उठाना हमारा हक है। इत्तेहाद और उखुवत के साथ हमें अपनी बात को उठानी चाहिए। Muslims in India feel that they have been rendered second-class citizens in the country. In the most outbreaks of communal violence, the bulk casualties are Muslims. In most such outbreaks of mass street violence, the Muslim victims have found the police either remaining passive or colluding with the attackers. It has now been officially documented that the majority of Muslims are socially and economically disadvantaged, but also denied jobs in the government and military and locked up for no fault. Indian social structure is conventionally black-marked with casteism and communalism. These evils have now strengthened influence over all the folds of our society and administration. Hindutva elements have succeeded in widening the gap between Hindus and Muslims. A movement determined to rebuild the community with a hand touch in all areas of life is the call of the time. Different religious communities were allowed to be governed by their own personal laws, and so far the government has abstained from interfering in Muslim personal law. Thus, the constitutional and legal structure of India attempts to create room for diversity, but the need of the hour is political will and commitment for corresponding policy measures and a corresponding public climate.
For instance, all attempts to change Muslim personal law in the name of reform and greater rights for women or implementation of a uniform civil code have been met by stiff resistance from the community. Most are agreed that any call for change must come from within the community itself. Yet, both the religious right and extreme secular fundamentalists have been time and again attacking the concept of differentiated communal identity for various segments of the population. जितने 10 साल में बम ब्लास्ट हुए हैं उस पे थोरो इंक्वायरी की जाए। सरकार का जो काम है ईमानदारी से सरकार करे और उसमें जो भी लोग इसमें मुलविस हो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, उसको पकड़े, उसके खिलाफ एक्शन ले। लेकिन सरकार या सरकार के कुछ लोग अगर किसी दबाव में आके या मीडिया के कुछ लोग अगर किसी दबाव में आके एक ही कम्युनिटी को शक की बुनियाद पे अगर उसको बदनाम करते हैं तो ये सिर्फ मुसलमानों का नुकसान नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का नुकसान है। Last 60 years have proved that what the makers of this country, the great leaders of this country, who have assured the minorities and Muslims in particular in 1949, 2 years after getting independence and just 2 months before the constitution was implemented, had assured that there would be no impartiality. But 60 years have proved that we have failed. The successive governments, the successive leaders have failed. We are deprived from judicial activism, but we are suffering from judicial negativism. And this has to be seriously checked, because the integrity, the credibility, and the authenticity of the government is very important. If a faith of one community goes down, that would be a great loss to our national energies. सेकुलर पार्टीज को जो डिसेंट्रलाइज कर दिया गया है उसको सेंट्रलाइज करने के लिए वो मजबूत रोल अदा करें। इसके साथ साथ उनको चाहिए कि सेकुलर पार्टीज के अंदर जो मुस्लिम लीडरशिप मौजूद है, जो मुसलमानों के नाम के ऊपर नुमाइंदगी कर रही है, मुसलमानों के नाम के ऊपर टिकट लेती है, और जब बाबरी मस्जिद का मसला आता है, गोपालगढ़ का मसला आता है, तो उनकी ज़बानों के ऊपर ताले लग जाते हैं। मैं इस इजलास के तवस्सुत से उनसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि या तो वो अपनी रविश को तब्दील कर दें, और अगर वो अपनी रविश को तब्दील नहीं करते हैं तो मैं आवाम से गुजारिश करना चाहूँगा कि उनको रविश तब्दील करने के लिए मजबूर कर दें। जो अहले ज़माना के हालात नहीं समझता है वो जाहिल है, उसके पास कितना ही इल्म हो, अगर वो अवाम के काम नहीं आ सकता है, अवाम के मसाइल नहीं समझ सकता है, तो कैसा इल्म वाला है, वो कैसे रहनुमाई कर सकता है। ये नुकात जो है सबसे पहले उलमा हजरात के लिए है और तमाम अवाम के लिए भी है कि आप जाग जाए, इल्म हासिल करे कि इस्लाम की इब्तिदाई तालीम यह है कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। इस्लाम ने हमको जाहिल रहने के लिए नहीं कहा है। मर्दों को भी तालीम से दूर कर दिए कि अंग्रेजी पढ़े तो फरंगी होते हैं। बहरहाल हुकूमत भी गई, इल्म भी गया, हुनर भी गया। आज हम बहुत ही एक नापसंदीदा हाल से गुज़र रहे हैं। तो इसके लिए अब औरतों को एम्पावर करने के लिए तालीम, अच्छा लड़कियों को तो अब कम सिन बच्चियों को सब ज़्यादातर तालीम की तरफ तवज्जो दी जा रही है, स्कूल कॉलेज भेज रही, मगर जो औरतें इस हद कॉलेज स्कूल जाने की हद से गुजर चुके हैं उनके लिए क्या करना चाहिए। जहां हम लड़कियों की तालीम पर तवज्जो देंगे वहां हमारी औरतों को तालीम हासिल करने के और भी ज़राए इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरे मुल्कों में एक दो हुआ करती हैं, हमारे यहाँ 15-20 सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जो कि मुस्तकिल गरीब इलाकों में, मुसलमान इलाकों में हज़ारों इन्फॉर्मर यानी मुखबिर लोग काम कर रहे हैं जो कि झूठ जाके वहाँ बताते हैं ताकि उनकी तनख्वाहें जो है मिलती रहें उनको, और साबित होगा वो कुछ काम कर रहे हैं। भाइयों, इन सब चीज़ों के ख़िलाफ़ लड़ने की ज़रूरत है ताकि हमारी ये हुकूमत जो है ये सब न कर पाए। इस काम में बीजेपी भी शरीक है, इस काम में कांग्रेस भी शरीक है। I have great regard for the people who are associated with Popular Front. I was under the impression that a forum like this
if it is in a position to bring in the various people of the communities in different groups or political parties, and then we are in a position to make a pressure group, a very effective pressure group, would be in a position to solve the problem. Implement Ranganath Mishra Commission recommendation. This National Milli Convention, convened as part of Social Justice Conference, calls attention of central government to implement as expeditiously as possible Justice Ranganath Mishra Commission recommendations. Law the authority concerned shall resort to all legal resource to see the leadership and its cadres are punished in the heinous crime booked against them, also initiate bona fide endeavor to restore the Babri land to the Muslims. A tribunal has to be constituted to identify and locate, confiscate and restore the trespassed Waqf properties, and a scheme has to be formulated to utilize the proceeds for the welfare and uplift of the beneficiaries of the society. In Rajasthan, with the connivance of police, these forces played a sinister game in Gopalgarh, in which Muslims were killed and burnt and many are missing till now. The CBI investigation is on at snail's pace. This Milli Convention demands that the investigation should go faster, murder case should be initiated against culprits, officials and ex-Home Minister of the state. और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब की कोशिशों को नतीजा खेज़ और समर आवर बनाए और हमारी दुनिया की कामयाबी के साथ आखिरत में नजात का ज़रिया बनाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। The custodial torture, illegal detention, the wrongful confinement, the criminal intimidation, as we know, are rampant. There won't be any, or we do not see any concrete or concerted endeavor to check those menaces. The Dalit, Adivasis, and Muslims are facing inhuman and degrading treatment from all corners, from all the agencies. मराठवाड़ा में 2010 में 150 मर्सिडीज गाड़ी खरीदी गई थी। 150 मर्सिडीज गाड़ी वहां पर खरीदी गई थी 2010 में, और उसी साल में 1800 किसानों ने अपनी जान भी दी। लेकिन बात यहां पर यह है कि 150 मर्सिडीज लेने के लिए वहां के बैंकों ने जो अमीर लोगों को इंटरेस्ट दिया था वो इंटरेस्ट 7% था, और जो गरीब किसानों को ट्रैक्टर लेने के लिए 14% इंटरेस्ट दिया जाता था। तो यह समाजी इंसाफ का एक मामला है। किसके लिए समाजी इंसाफ है? कोई शौक की बात नहीं है कि 2.5 लाख पिछले 16 साल के अंदर 2.5 लाख किसानों ने अपनी जान दी। पिछले 60 सालों से ये मुल्क के हर एक गवर्नमेंट की सबसे बड़ा फेलियर ये है कि आज तक किसी गवर्नमेंट ने भी मुसलमानों के अंदर ये विश्वास आने नहीं दिया कि हम यहाँ पर सिक्योर हैं। वो लोग जिन पर जुल्म हुआ उनका किरदार है, वो लोग जो जानते हैं कि दूसरों पर जुल्म हुआ उनका किरदार है, वो लोग जो जानते हैं कि किन चीज़ों की वजह से जुल्म हुआ उनका किरदार है। जब ये सारे लोग मिलकर एक तहरीक बनाएंगे समाजी इंसाफ के लिए, एक तहरीक, जब समाजी इंसाफ के लिए एक तहरीक बनेगी तभी जाकर समाजी इंसाफ इस मुल्क के अंदर आएगा। What is the principle? This principle is that just cross check the fact. Somebody gives you the fact, somebody gives you an allegation, somebody raises a point, then as a professional media person, what ought to be done is to cross check it. Cross-check with the various sections of society. This will never happen as far as the minorities are concerned, as far as the Dalits are concerned, as far as the tribals are concerned in this country. Now, some state governments made some provisions to give reservation to them, but it is not enough. We should fight for the rightful share of our community.
British government not only conceded reservation to the Muslims, it provided the separate electorate a right to elect their own representatives with their own votes through the communal award. But it was snatched by the Pune Pact in 1932. The time has come to fight back our rights. और जस्टिस की बुनियाद या जस्टिस देने का सबसे बड़ा निज़ाम जो हो सकता है किसी भी जगह पर, वो होता है पॉलिटिकल सिस्टम। हमारा पॉलिटिकल सिस्टम इलेक्शन बेस्ड है। हम चुनाव करते हैं, चुनाव में अपने नुमाइंदे भेजते हैं और चुनाव के ज़रिए से हम जिनसे नाराज़ हैं उनको बदलते हैं। लेकिन पिछले 64 साल से जो चुनाव भारत में हो रहे हैं, उसका अगर हम नक्शा खींचे तो यहाँ के कमज़ोर तबकों की नुमाइंदगी यहाँ की पार्लियामेंट में, यहाँ की असम्बलियों में, यहाँ के ऐवानों में नहीं हो रही है। हमें कोई ईद मुबारक बात नहीं दे रहा है। हम लोग एक्स कम्युनिकेट हो चुके हैं सोसाइटी से। ये हालात हैदराबाद के मक्का मस्जिद के ब्लास्ट में पकड़े गए मुसलमान बच्चों के माँ बाप की थी। तो सामाजिक बहिष्कार हिंदुओं का तो छोड़ दीजिए, हिंदू तो वैसे भी मुसलमान के नोटिस कितना लेता है मेरे सामने एक क्वेश्चन मार्क है। लेकिन मुसलमान भी उससे कन्नी काट रहा था या काट रहे हैं, क्योंकि मुसलमान को डर है कि मैं अगर इससे नाता रखूंगा, इससे हेलो दुआ सलाम करूंगा तो मेरा भी क्या होगा। इस ढंग से ये जो देश में होते जा रहा है, और मैंने जितनी तहकीकातें की है इन सब तहकीकातों में मैंने एक भी मुसलमान पाया नहीं है। ये मैं आज दिल्ली के रामलीला मैदान के इस मंच से डंके की चोट पे बोल रहा हूं कि इन केसेस में एक भी मुसलमान शामिल नहीं है। Since the majority of the population of India was untouchables, they needed special protection, and the Simon Commission wanted to take measures, remedial measures for this. The Manuwadis now got the support of some BCs and Dalits, and they raised the slogan against the Simon Commission, Simon, go back. We were betrayed. So in 1909, betrayal. Again in 1928, betrayal. Now, we can raise the slogan, Aryans go back, against that slogan raised by the then Manuwadis. If the intentions are pure, it doesn't matter from which tradition you come from. It doesn't matter. In my intention, I'm a religious man. I have two worlds to look after. But if you do not believe in atheism, if you do not believe in, if you are an atheist, it doesn't matter. But your intentions have to be pure. People who assemble in this conference, people who are going to be the movement of social justice, have to have the pure notion of social justice. Not only justice for me, not only justice for my brothers, not only justice for my community, but for every human being that exists in this country and in this world, there has to be social justice. Then only the social justice can be powerful. कि हुकूमत के जो तरीक़ेकार हैं वह उससे सब लोग वाकिफ़ हैं। यकीनन जैसा अभी कहा भी गया कि सियासी क़ुव्वत के ज़रिए से ही आपको हक़ मिल सकता है, खुशामद से हक़ नहीं मिला करते। लेकिन हमारे मुल्क में बदकिस्मती यह है कि जनूबी हिंदुस्तान में इसके बारे में ज़्यादा कॉन्शसनेस काफ़ी दिनों से मौजूद है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया या इसके जो पहले तंजीम थी उसके ज़रिए से काफ़ी हद तक अपने सियासी हुकूक के लिए कॉन्शस हो चुके हैं। और लोकपाल बन जाएगा तो आपको मैं बता दूं कि इस देश में आप अपनी आवाज़ उठा नहीं पाएंगे, क्योंकि मजबूत जितने अधिकारी और लीडर होंगे इनको पकड़ा जाएगा, टेरराइज करके रखा जाएगा। मैं आप लोगों से मैं शिकायत भी है कि अकलियत के लोग दे डोंट राइज टू द ऑकेजन। I hope this kind of discussion would remain open-ended so that we are not arriving or we are not coming to a conclusion, but which will go on talking about the different issues involved. This is not the end, but this is the beginning of a very serious discussion about the citizenship rights, about the need for a democratic space for people who are marginalized, the minorities, the Dalits and the tribals, which make up the 70% of India's population.
The media claim privacy and secrecy as they trample upon other people's privacy and freedom. In this context, the Social Justice Conference feels that the provisions proposed by the government to put the corporate houses, NGOs and media houses within the ambit of Lokpal Bill should be welcomed. The Social Justice Conference also demands adequate representation of all marginalized and weaker sections of the society in the proposed infrastructure of Lokpal in order to fulfill the spirit of true representative democracy. We have many instances of the top bureaucrats of the intelligence agencies working hand in glove with the Hindutva politicians and spreading canards about Muslims, Dalits and tribals. Hence, SJC is of the opinion that new scrutiny mechanism have to be developed for parliamentary scrutiny of the defense and intelligence expenditure, and necessary laws are to be legislated to that effect. The government shall continue judicial commission with member of credibility, good constitution and impeccable integrity. The government shall also pursue to collect the no assets, no deposits inside and outside India declaration from member of parliament, legislation, assembly, judicial executive and the like. The conference appeals to the government of India releases white paper on this across beside confection of illegal assets and black money deposit inside and outside India. The central government to respond to the public demand for effectuating right to reject the candidate in parliament and assembly elections. Hence, this conference calls upon the central government to reform the criminal justice system and the penal code, beginning the process by repealing all special legislations enacted on pseudo concepts of combating terrorism, Maoism, communalism, which enable culture of torture and culture of impunity. Many distinguished personalities of various parts of country take part in this seminar. I give thanks to all. जब दूसरे दिन जोहर की नमाज के लिए अजान दी गई तो तमाम नुमाइंदगान सफ दर सफ खड़े हो गए। ये हजारों लोगों का नाकाबिले फरामोश मजमा था जो अपने मालिक और सिर्फ एक मालिक के सामने झुकने के लिए तैयार थे। कौमी राजधानी ने लोगों की याद से ओझल हो चुके इत्तेहाद के तराने सारे जहां से अच्छा को फिर याद कर लिया, जिसे गैर मुल्की जालिमों से आज़ादी की लड़ाई में गाया जाता था। इस तरह अजीम अवामी जलसे की शुरुआत हुई जो रामलीला मैदान में मुनाकिद होने वाले अजीम तरीन जलसों में से एक था। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक समाजी तंजीम है। समाज की किनारा कशी किए गए लोगों के, उसमें भी मुसलमान, इन तमामों के मुकम्मल तक़वियत के लिए जद्दोजहद करने वाली तंजीम है। मैं समझता हूं इस मुल्क के तमाम तंजीमों से बढ़कर इस मुल्क के तरक्की के लिए सोचने वाली और इस मुल्क के दुश्मनों के बारे में लोगों के अंदर बेदारी पैदा करने वाली और इस मुल्क के सियासत के बारे में एक सही और वसी नजरिया रखने वाली और ये इस मुल्क की आजादी और दस्तूर को किसी भी कीमत पर बरकरार रखने की जहनियत रखने वाली पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कमिटेड कैडर इस मुल्क के तमाम रियासतों में
इस मकसद के लिए अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार है। It is a matter of pride for all that we are citizens of the largest democracy in the world. The preamble of our constitution declares that India is a sovereign, socialist, secular, democratic republic committed to ensure all its citizens justice, social, economic, and political. However, in spite of these glittering lines in the constitution and the array of laws enacted on their basis, 64 years of our engagement with democracy leaves much to be desired. Those left to the mercy of hunger and poverty, those denied basic amenities of food, cloth, and shelter, those who cannot purchase their due rights because of corruption, those evicted from their forest dwellings for the sake of multi-crore corporate plundering of natural resources, those reminded of their lower birth every day, those backward and marginalized communities under siege, those Muslims living under fear, those Dalits who lives under heavy hardships. The demolition of Babri Masjid was part of an agenda to once again partition our society on communal lines. That blot on our nation still remains. A historical wrong which must be corrected. But alas, our secular leaders find it convenient to forget the promise of rebuilding Babri Masjid on the same site. With firm faith in the triumph of justice, we believe this nation is strong enough to rebuild Babri Masjid on the same site where it has existed. Remember, the history of movements for social change is embedded on commitment and sacrifice, on sweat, blood, and tears. Popular Front is not an exception. The history of Popular Front is also embedded in sweat, blood, and tears of thousands of people. On this significant occasion, I remember with reverence the brothers who have lived and died for this mission, and the sisters whose tears nourished our march forward. This city is not the place for you to remain. This city is not the place for you to remain. Let us all go back to our villages and towns with a pledge to work shoulder to shoulder, hand in hand, to build this nation on justice, mulk बनाओ, इंसाफ पर। हमारे लिए फख्र का मकाम है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के शहरी हैं। हमारे आइन के दिबाचे में दर्जे मकासिद ये ऐलान करते हैं कि हिंदुस्तान ये एक इक़्तिदार आला का हामिल समाजवादी सेक्युलर जमहूरिया है जो अपने शहरियों के लिए समाजी, माशी और सियासी इंसाफ यकीनी बनाने के लिए पाबंद है। बहरहाल उन ज़ेर सुतूर के बावजूद, उनकी रोशनी में बनाए गए मुतअद्दिद कवानीन के बावजूद इस जमहूरियत के साथ 64 साल गुजर गए, लेकिन हमारे ज्यादातर उम्मीदें अधूरी रह गई। हम में कुछ वो लोग हैं जो भूख और गुर्बत के रहम व करम पर छोड़ दिए गए हैं, जिन्हें रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी सहूलियात से मरहूम रखा गया। जो लोग भ्रष्टाचार की वजह से अपने हुकूक हासिल नहीं कर सकते, कुदरती वसाइल को लूटने वाले और करोड़ों के मालिक सरमायादार खानदानों के मफादात को पूरा करने के लिए जिन लोगों को उनके जंगलाती घरों से निकाल दिया जाता है। बाबरी मस्जिद की शहादत एक ऐसे एजेंडे का हिस्सा था जिसका मकसद हमारे समाज की फिरका वाराना तकसीम करना था। हमारे मुल्क पर एक दब्बा आज भी लगा हुआ है। ये एक तारीखी चौक है जिसकी इस्लाह होनी ही चाहिए, लेकिन अफसोस हमारे सेक्युलर लीडरों को उसी मकाम पर बाबरी मस्जिद की तामीर नौ का वादा फरामोश करने में आसानी महसूस होती है। इंसाफ की फतह में
यकीन कामिल रखते हुए हमें उम्मीद है कि हमारे मुल्क इतना मजबूत है कि बाबरी मस्जिद की तामीर नौ कर सकेगा। याद रखिए कि समाजी तब्दीली की तहरीकों की तारीख खुलूस और खून पसीने और आंसुओं की कुर्बानी से पुर है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया भी इससे अलग नहीं है। इस अहम मौके पर मैं अपने उन भाइयों की ताज़ीम के साथ याद करता हूं जिन्होंने इस मिशन के लिए जिंदगी गुजारी और इसके लिए अपने जानों की कुर्बानी दी। मैं एक मर्तबा फिर आप हजरात का शुक्रिया अदा करता हूं जो मुल्क के दूर दराज इलाकों से हमारी दावत पर लब्बैक कहते हुए यहाँ जमा हुए हैं। ये कॉन्फ्रेंस हमारी तंजीमी ताकत का मुजाहिरा नहीं है और ना ही ये यहाँ खत्म होने वाली कॉन्फ्रेंस है, बल्कि ये एक मिशन है। ये शहर आपके ख़याम की जगह नहीं है। हमें अपने गांवों, कस्बों और शहरों की तरफ इस पुख्ता इरादे के साथ वापस जाना है कि हम इंसाफ की बुनियाद पर एक नए हिंदुस्तान की तामीर करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर जद्दोजहद करेंगे। मुल्क बनाओ इंसाफ पर। वज़ीर आज़म रोज कहते हैं कि वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट चाहते हैं, यानी सबकी तरक्की चाहते हैं। वो ये भी कहते हैं कि पावर शेयरिंग चाहते हैं, यानी इक़्तिदार में हिस्सेदारी चाहते हैं। लेकिन एक सवाल मैं उठाता हूँ, ये हाल है मिश्रा रिपोर्ट जो एक तारीख़ी रिपोर्ट थी, आज पेश किए हुए उसके 3 बरस गुजर चुके, अभी तक वो पार्लियामेंट में बहस के लिए भी पेश नहीं हुई। इससे बढ़कर के कमज़ोरी क्या हो सकती है कि उसका मतलब है उनके दिल में हमारे लिए कोई राह नहीं है। मेरे भाइयों, मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज जैसे आप यहाँ पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की आवाज़ पर आए हैं, आप ये अहद कर लें कि मस्जिदों में भी आपको जाना है और मैदानों में भी आपको निकलना है, इलेक्शन भी आपको लड़ना है, उम्मीदवार भी आपको खड़ा करना है, अपने हक के लिए लड़ना है। चाहे हमें जेल में ले जाओ, चाहे हमें मैदान में ले जाओ, चाहे हमें धरने पे ले जाओ, चाहे हमें कहीं ले जाओ, हम पीछे हटने वाले नहीं। मुसलमानों की आवाज अब कोई दबा नहीं सकता। मुसलमानों की आवाज जो उठ गई अब उसको कोई दबा नहीं सकता। आज हम यहाँ पर यह अहद करते हैं, बेशक मैं फतेहपुरी मस्जिद का इमाम हूं, लेकिन यह हमारा फर्ज बनता है कि सियासत में भी, सहाफत में भी, मैदान में भी, इबादत में भी, मामलात में भी, मुसावात में भी हम शाना बशाना चलते रहें और हम हुकूमत को दिखा दें, हम फिरका परस्तों को दिखा दें कि मुसलमान एक जिंदा कौम का नाम है। अगर फांस भी चुप जाती है तो तकलीफ होती है। ये मुर्दा लाश की तरह मुस्लिम कौम नहीं कि नाइंसाफी बर्दाश्त करती रहे। हमें उम्मीद है कि जैसे आप यहाँ पर आए हैं, अब आप किसी भी सियासी पार्टी के धोखे में ना आइए। मैं आपसे साफ कहना चाहता हूं, हमारी नजर में कोई सेकुलर पार्टी नहीं, और कांग्रेस को तो मैं बिल्कुल किसी भी तरह से अहल नहीं मानता। क्यों? कि वो सिर्फ नरेंद्र मोदी से डर जाती है। क्या इंसाफ मिलेगा? क्या इशरत जहां को जिंदा किया जा सकता है? एक झूठा इल्जाम लगाकर सिर्फ एक इशरत जहां को कत्ल नहीं किया गया, सिर्फ उसकी जान नहीं ली गई, उसके खानदान को दहशतगर्द खानदान करार दिया गया, उसकी कौम को दहशतगर्दी से जोड़ दिया गया। यह हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमानों के नाम पर बदनुमा दाग था। क्या इंसाफ मिलेगा? इंसाफ का तकाजा तो ये है कि नरेंद्र मोदी को आज इस कत्ल के जुर्म की सजा दी जाए और उसको ये साबित किया जाए कि दहशतगर्द इशरत जहां नहीं थी, उसको साबित करने वाला दहशतगर्दी के जुमरे में आता है। अपने मीडिया के भाइयों से ये कहना चाहता हूं, चंद रोज पहले की बात है, इसी रामलीला मैदान में अन्ना हजारे और उनकी टीम ने बदउनवानी के खिलाफ एक जंग
शुरुआत की थी। हर पल की खबरें मीडिया दिखाता रहा था, हफ्तों ये बहस जारी रही थी। आज हिंदुस्तान के मजलूमीन ने पॉपुलर फ्रंट के बैनर के नीचे इस आवाज़ को बुलंद किया है। क्या मीडिया वही इंसाफ करेगा? क्या यहाँ पल पल की खबरों को दिखाया जाएगा? क्या ये आवाज़ सुनाई जाएगी? क्या हमारी आवाज़ में आवाज़ मिलाकर ये कहा जाएगा? इससे भी कम तादाद के लोगों को कहा था आज पूरा हिंदुस्तान रामलीला मैदान में जमा है, वो तमाम लोग आकर देख लें। उनसे बड़ी तादाद यहाँ आज जमा है। कम से कम इतना तो कह दीजिए कि सारे हिंदुस्तान का मुसलमान यहाँ जमा है। ये पॉपुलर फ्रंट की आवाज़ नहीं है, ये सारे हिंदुस्तान के मुसलमान की आवाज़ नहीं है, ये सिर्फ एक अजीज़ बरनी की आवाज़ नहीं है, ये सैयद शहाबुद्दीन की आवाज़ नहीं है, ये मौलाना मुफ्ती मुकर्रम की आवाज़ नहीं है, ये हिंदुस्तान की आवाज़ है। हमें इंसाफ चाहिए। I believe that a country can progress only if it nurtures the poorest in our midst. That is the challenge, and I am glad that your organization is working towards achieving that goal. In all such efforts and fight for the downtrodden, you can always count our party's support with your organization. रामविलास पासवान साहब जो हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट है, वो यहाँ आना चाहते थे, लेकिन हमारी अपनी पार्टी का फाउंडेशन डे पटना में मनाया जा रहा है, इसलिए वहाँ हैं। जो रिजर्वेशन की बात चल रही है, वो कोई हम भीख नहीं मांग रहे हैं। वो इस तरह से मैं समझा दूँ आपको 1 मिनट के अंदर कि हम इस मुल्क के शहरी हैं। भले हम बस चलाते हों, ड्राइवर हों, ट्रेन के ड्राइवर हों, भले हम कारपेंटर हों, भले हम मैसन हों, दर्जी हों, सरकारी दफ्तरों में काम करते हों, सिविल सर्विसेज में काम करते हों, या सड़कों पे रिक्शा चलाते हों, हम सारे लोग यहाँ पे, कुछ लोग तो इनकम टैक्स पे करते हैं, लेकिन सेल्स टैक्स और एक्साइज ड्यूटी तो हर आदमी पे करता है। आप टोपी खरीदते हैं, लुंगी खरीदते हैं, चप्पल खरीदते हैं, जो भी चीज़ खरीदते हैं, आटा, नमक, सब में आप टैक्स पे करते हैं। वही टैक्स ये सरकारें इकट्ठा करती हैं और उसी टैक्स से ये अपने सरकारी जो अफसरान, उनका खर्चा, उनकी तनख्वाह, टीचरों की तनख्वाह, पुलिस वाले भाइयों की तनख्वाह, फौज की तनख्वाह, सब की तनख्वाह जाती है। और जो पैसा बचता है वो वापस कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए लगाया जाता है। तो हमें हमारा हिस्सा चाहिए टैक्स में, बात ये सीधी है बस। हमारा प्यारा मुल्क अपने सेकुलर ख्यालात से बहुत दूर जा चुका है। हमारे सेकुलरिज्म ये और वो की कुल्लियत से निकलकर सिर्फ ये पर मुनहसर होकर रह गई है। इस तरह मुसलमानों को वो की शक्ल में जाहिर किया जाने, उन्हें अजनबी बताया जाने लगा और बिल्लाखिर उन्हें मुख्य धारा से भी धक्का देकर बाहर कर दिया है। इसके बेशुमार दलीलें हैं, जिनमें से एक है बाबरी मस्जिद की शहादत। बाबरी मस्जिद को दोबारा करने के बारे में हमारा चेयरमैन साहब ने कहा, बाबरी मस्जिद को दोबारा तामीर करने के लिए हिंदुस्तान को उसके बुनियादी सेकुलर नजरिए की तरफ वापस लाने की जरूरत है। ये हमारी पहली जिम्मेदारी है और यकीनन इंशाअल्लाह हम इसे पूरा करके रहेंगे। हमारे जमहूरियत भाइयों बस्तर मरज पर है। जमहूरियत को सियासी पार्टियों ने उस पस्ती में डाल दिया है जो उहदों को खरीद कर और लोगों से वोट खरीद कर एमपी और एमएलए के उहदे मिल जाएं तो उनका भी भाव लगाते हैं। सवर्णों की हाकिमियत और उसमें भी ख़ानदानी हाकिमियत को जमहूरियत के तौर पर वाज़ी किया जाता है। रिश्वत के खिलाफ होने वाली आरएसएस और अद्वानी की लड़ाइयों के आखिर में उस किनारे पर देखिए नरेंद्र मोदी तलवार लिए ताक में खड़ा है। उसके साथ कत्ल करने और आशीर्वाद देने के सलाहियत रखने वाले सामी लोग भी हैं, जिनके हाथों में ब्लेसिंग्स है
और ब्लास्टिंग्स भी है। इसे हमें भूलना नहीं चाहिए। हिंदुस्तान का मुसलमान टेररिज्म करता ही नहीं है। देयर इज नो इस्लामिक टेररिज्म इन इंडिया। फॉर प्रूफ नरेंद्र मोदी अभी भी जिंदा है। कहां इस्लामिक टेररिज्म? वेयर इज इस्लामिक टेररिज्म? द कल्प्रिट्स ऑफ बाबरी मस्जिद डिमोलिशन आर स्टिल अलाइव। बाबरी मस्जिद जिन्होंने शहीद की वो जिंदा है। कहां इस्लामिक टेररिज्म? हाँ, ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, विद इन 3 और 4 मंथ्स मोहतरमा इंदिरा गांधी कत्ल कर दी गई। पूना में जनरल वैद्य कत्ल कर दिए गए। वो था। हमारे तो आज तक कोई बदला ही नहीं लिया गया। तो कहां से टेररिज्म है? देयर इज नो इस्लामिक टेररिज्म। नो से नो। और डिफेंसिव फुट पे आने की जरूरत नहीं है। जब ब्लास्ट होता है, इस्लाम में टेररिज्म नहीं है। कुरान कहता है एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। भाई ये हम सफाइयां क्यों दे रहे हैं? हाँ, मैं वो शख्स हूं, जब 11 अक्टूबर 2007 को बारगाह हुजूर गरीबनाज अजमेर शरीफ में ब्लास्ट हुआ तो FIR मैंने लिखवाई थी और मैंने कहा था वहां कि इसमें हिंदू फंडामेंटलिस्ट का हाथ है और अल्लाह ने वो दिखाया। एक रास्ता हो सकता है। आपकी इस ताकत को, आपके इस जुनून को देखते हुए मुझे अब यकीन होने लगा है कि वो रास्ता हमारे करीब आ रहा है। अब दिल्ली दूर नहीं है, जैसे अबू बकर साहब ने कहा। हमें लगता है दिल्ली दूर नहीं है। हम देने वाले नहीं, हम लेने वाले नहीं, हम मांगने वाले नहीं। क्योंकि मुसलमान का अगर मांगता है तो अल्लाह ताला के दरबार के अलावा कहीं दूसरी जगह हाथ नहीं फैलाता है। यहाँ के शैतानों ने, मैं शैतान नहीं कहूँगा और यहाँ तक कहूँगा कि जो जितनी पार्टियाँ जिन्हें आप कहते हैं, ये पार्टियाँ नहीं, ये ग्रोह हैं। ये शैतानी जमातों के ग्रोह हैं। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे RSS हो, चाहे सपा हो या बसपा हो या कम्युनिस्ट हो। ये सियासी पार्टियां नहीं हैं, ये ग्रोह हैं जो इस देश को लूट रहे हैं, इस देश के रहने वालों को लूट रहे हैं। हमें, ये देश हमारा है, ये देश दलित और मुसलमानों का है। इस देश का मुसलमान मैं बताना चाहता हूं और पूछना भी चाहता हूं उन RSS के लोगों से, क्या वो बताएं कि इस हिंदुस्तान का मुसलमान अरब, ईरान या अफगानिस्तान से आया है? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। अगर कोई बाहर से आया है तो यहाँ का रहने वाला हिंदू आर्य आया है। ये बात मैं नहीं कह रहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, पंडित बाल गंगाधर तिलक ने आर्किटेक्ट होम ऑफ आर्यंस में कहा है और तमाम इतिहासकारों ने सिद्ध कर दिया है कि अगर यहाँ कोई गैर मुल्की है इस मुल्क में तो वो हिंदू आर्य है, मुसलमान नहीं है। हमारे मुल्क की जमहूरियत का फायदा उठाकर हिंदुत्ववादी फिस्ताई ताकतें मजबूत हो गई और मुल्क की आवाम को आपस में बांटकर कमजोर कर दिया। इस दुश्मन को समझने में हमारे लीडरान, हमारे उलमा, हमारे आइम्मा नाकाम रहे। हम नहीं समझ पाए। हम दलितों को अपने भाई बहन मानते हैं। हम हिंदुओं के खिलाफ नहीं हैं। हाँ, हम फैसिस्ट हिंदुत्ववादी संघ परिवार के खिलाफ हैं, क्योंकि ये इंसानों के दुश्मन हैं, हिंदुस्तान के दुश्मन हैं, दलितों और मुसलमानों के दुश्मन हैं। मुल्क में हुए 16 धमाकों की जांच हो रही है, जिनमें से 4 धमाकों में मालेगांव, मक्का मस्जिद, अजमेर, समझौता एक्सप्रेस, इनमें हिंदुत्ववादी फैसिस्ट संघ परिवार और RSS के लोगों का हाथ साबित हो चुका है। इनके मेंबरान कुछ जेलों में हैं, कुछ जेल जाने की तैयारी में हैं। मैं इस मौके पर गोपालगढ़ के सानेह को याद दिलाना चाहता हूं। 10 मुसलमानों को यहां हिंदुओं ने नहीं मारा, बल्कि हमारे मुल्क के निगरान पहरेदारों ने मारा है। ये हमारे भाई बिला इरादतन कुर्बान हुए हैं। मैं यहां आप सबको एक पैगाम देना चाहता हूं, अगर हम इरादतन कुर्बानी के लिए तैयार हो तो ऐसे हादिसात कभी नहीं पेश आएंगे। पॉपुलर फ्रंट की कश्ती के नीचे मजलूमों की आहें, सितमज़दा औरतों के आंसू, हुकूक से महरूम किए हुए इंसानों का दर्द,
फसादात में मारे गए बेकसूरों का खून भरा हुआ है। हमारे भाइयों की दिन रात की मुसलसल कुर्बानियां हैं। इन तमाम के साथ आज पॉपुलर फ्रंट यहां रामलीला मैदान में पहुंचा है। ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल पॉपुलर फ्रंट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मसाजिद के इमामों के जरिए मुसलमानों को तैयार करने के लिए, खड़ा करने के लिए, जद्दोजहद के लिए तैयार है। जिस अधिकार के लिए हम आज मांग कर रहे हैं वह अधिकार मांगा नहीं जाता और मांगने से मिलता नहीं, उसको लिया जाता है। इसको अधिकार ले करके छोड़ो, ये अपने संकल्प करो। जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इस तरह से लोगों को जोड़कर यहाँ एकत्रित किया है और उनके भावनाओं को समाज में लाने के लिए किया है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। सचर कमेटी रिपोर्ट ने हमारी आंखें खोल दी। हमें पता चलता है कि तमाम खवातीन में, तमाम मजहबों में मुस्लिम खवातीन सबसे पीछे और पिछड़ी हुई है। इस्लाम ने आज से 1500 साल पहले हर मजहब से ज़्यादा, तमाम मजहबों से पहले औरत को बुनियादी और तमाम हुकूक दिए हैं कि हर वो हक जो उस वक्त तक किसी भी मजहब ने नहीं दिए थे, वो हक मुस्लिम खवातीन को हासिल हुए। लेकिन ताकि वो हर मैदान में अपने बेकार के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सके। हमें इस मुल्क में अपनी इबादत गाहों को बनाने का हक है, उन्हें आबाद रखने का हक है। लेकिन जो तफसील अभी पार्लियामेंट में ज़ेर गौर है नए इनकम टैक्स की, आपको उसकी मालूमात रखनी चाहिए। और उसकी बुनियाद ये है कि बहुत वाज़ेह लफ्ज़ों में अगर आप एक बात समझना चाहते हैं तो मैं अर्ज़ करूं कि मस्जिद, उस पर भी टैक्स लग सकता है। मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, इस पर भी टैक्स लग सकता है। और टैक्स की शक्ल भी ऐसी बनाई गई है जिसके नतीजे में आने वाले दिनों में इन मस्जिदों को भी बेचना पड़ेगा, मंदिरों को भी बेचना पड़ेगा, गुरुद्वारे को भी बेचना पड़ेगा और चर्च को भी बेचना पड़ेगा। ये जो लोग, माफ़ कीजिएगा, जिन्हें हम और आप चुन के पार्लियामेंट भेजते हैं और उनमें से कुछ लोग जो बदकिस्मती से मिनिस्टर बन जाया करते हैं, बदकिस्मती मैं समझबूझ के कह रहा हूँ, बदकिस्मती इसलिए कि मिनिस्ट्री के बाद एक नई राह तिहाड़ की भी खुल गई है, वहाँ पहुँच जाते हैं लोग। तो ऐसे लोग पार्लियामेंट पे पहुँच रहे हैं, ऐसे कवानीन बन रहे हैं जो मुल्क में मसाइल पैदा करेंगे। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि आपके मतालबात भी पूरे होंगे और आपके मामलात भी साफ होंगे और आप इस मुल्क में इंसाफ और इज्जत के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए आगे बढ़ सकेंगे। मैं चाहता हूं कि पॉपुलर फ्रंट के नौजवानों, अब तुम जमा होने लगे हो, तुम्हारे एहसास जिंदा हो चुके हैं, नजरियात और पैगाम तुम्हारे बीच में जा चुका है। याद रखना, मेरी इस बात को मैं कह के गुजरता हूं कि दुनिया की कोई भी कौम और दुनिया की कोई नस्ल, दुनिया की कोई बिरादरी उस वक्त तक अल्लाह की जमीन पर बाइज्जत और बावकार नहीं होती जब तक उसका हिस्सा इख्तिदार में नहीं होता है, उसका हिस्सा पावर में नहीं होता है, उसका हिस्सा हुक्मरानी में नहीं होता है। पॉपुलर फ्रंट और ये साउथ से उठने वाली तहरीक जो मुल्क में फैल गई है, आपको ये उसी रास्ते पर ले जाना चाहती है। आपको बहुत गुमराह किया गया, आप पर बड़े इल्जाम लगाए गए। आपने अभी सुना, कभी टेररिज्म का इल्जाम लगा, कभी एंटी नेशन मामलात का इल्जाम लगा। लेकिन याद रखो, मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूं, लोग कुछ भी कहते हो कि मुसलमानों, तुमने जज्बे हुब्बुल वतनी का जो सबूत इस 60 साल में तमाम मजालिम के बर्दाश्त करने के बावजूद पेश किया और तुमने ये साबित किया कि न हम मुंह छुपा के जिए, न हम सर झुका के जिए, सितमगरों की नजर से नजर मिला के जिए। अब एक रात अगर कम जिए तो कम ही सही, यही बहुत है कि हम मशले जला के जिए। थोड़ा नहीं है। अब सोचिए, दूसरी सरकार में 10.3 और तीसरी में 14.6%।
मुझे दिखाई दे रहा था दंगा जहाँ होता है वहाँ मुसलमानों की हालत ज़्यादा, उन्हीं का ज़्यादा नुकसान होता है, संपत्ति का भी नुकसान ज़्यादा होता है और उनके लोग मारे भी ज़्यादा जाते हैं। और बिना संघर्ष किए कोई कभी किसी को न्याय नहीं मिला है। पूरा इतिहास है हजारों हजारों साल का, आप पढ़ लिए, जो कौम लड़ी है, संघर्ष किया है, उसको न्याय मिला है, और जिन्होंने संघर्ष नहीं किया उनको न्याय नहीं मिला है। अभी तक आपने बहुत धीरज रखा, अब हम आपसे कहना चाहते हैं सड़कों पे आना पड़ेगा, शांतिपूर्ण तरीके से आना पड़ेगा और अपनी मांगों को मजबूती के साथ रखना पड़ेगा। और मजबूती के साथ जो आप रखेंगे उसमें हमारा पूरा समर्थन रहेगा, हर तरह का समर्थन रहेगा, जैसा आप चाहेंगे वैसा समर्थन रहेगा। जो लोग आप पर उंगलियां उठा रहे हैं, आपको मुल्क का मुखालिफ बता रहे हैं, आपके वजूद से जिनको घबराहट हो रही है, ये वही लोग हैं जिनके जहर ने हमारे समाज को तबाह किया है। यह वही नाग हैं जिन्होंने जमहूरियत को डंक मारा है। यह वही गिरोह है जिन्होंने हमारी कदरों को लूटा है। यह नहीं चाहते कि देश में मसावत हो, यह नहीं चाहते कि मुल्क में सबका भला हो, यह नहीं चाहते कि समाज में आपसी भाईचारा हो। ऐसे लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। यह नारा मुल्क बनाओ इंसाफ पर, यह नारा बैकवर्ड कम्युनिटी के बैकवर्ड सरके हुए बहनों को ज़्यादातर ताल्लुक़ करते हैं, इसलिए हम बहुत उम्मीद से इसे देखते हैं। आज़ादी से 60 साल बाद भी इसी बैकवर्डनेस को हालात चल रही है। 1992 से इसी चिपली हालात की शहराइयों को बढ़ाती है। गरीबी, इलिटरेसी, सेक्सुअल हरासमेंट, डाउरी, डोमेस्टिक वायलेंस, पॉलिटिकल बैकवर्डनेस आदि बहरान हालात से समाजी गुजर रही है। ऐसे मुख्तलिफ संजीरों के साथ पैदा होने वाला ये खातून हल्का को खुद एतमादी और उम्मीद देते हुए काम में शरीक होने का तकलीफ़ी काम अपने कंधे पर नेशनल वुमेन्स फ्रंट लिया है। हम किचन, परिवार, ईमान और समाजी तब्दीली का काम भी एक साथ लाने का फैसला किया हुआ एक टीम है। हमको हौसला देने के लिए हमेशा हमारे साथ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया था और हमारा उम्मीद है कल भी रहेंगे। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, एक तरफ भूखमारी करोड़ों में है, बेरोजगारी करोड़ों में है, और एक तरफ हम देखते हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, जो करोड़पति है, उसका प्रॉफिट मार्जिन दिने दिने बढ़ती जा रहा है। गरीबी और भूखमारी भी बढ़ रहा है और दूसरी तरफ बेकारी, बेरोजगारी बढ़ रहा है। इसी हालत में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने जो कदम उठाया, उस कदम मिला के हम कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया इस रामलीला मैदान की आजिम शान इजलास में ये इजहार करते हैं, हम भी उसके साथ कदम कदम के मिला के काम करेंगे। और हम आप सबको एक बार फिर से चौकन्ना रहने के लिए बोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ये जो दुष्ट पाखंडी फैसिस्ट फोर्स है जो आज हमारा हुकूमत में है, वो बार बार अपना चेहरा बदल बदल के आते हैं। हजारों साल हम लोगों को कास्ट के नाम पे, जाति के नाम पे बांट के रखा था, और अभी वो मजहब के नाम पे हमको बांटना चाहते हैं और वो बांट के वोट बटोरना चाहते हैं। लेकिन इस रामलीला मैदान की इस इजलास इस बात को इजहार कर रही है, जो इसकी इस गंदी पॉलिटिक्स अब खत्म होने जा रही है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने जो नारा लगाए, ये नारा अब पूरा गांव-गांव में गूंजेगी। हमने इस पाखंडी को बार बार शिकस्त दिलवाया, हमने उसको वियतनाम के जंगलों में भी शिकस्त दिलवाया, हमने इसको हजारों मैदानों में शिकस्त दिलवाया, लेकिन ये अपना चेहरा बदल बदल के आते हैं। हम कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से कन्नूर के कॉलेजों में भी से इसको बाहर निकाला, और हम उम्मीद करते हैं जो आप सब मिलके इस पाखंडी और दुष्ट भ्रष्टाचारों को, इस फैसिस्ट फोर्स को आजमगढ़ के गली से भी निकालेंगे और बटला हाउस के गली से भी निकालेंगे, चाहे वो भार्गवा पहन के आए, चाहे पुलिस का वर्दी पहन के आए। The delegates
who have come here from distant corners of the land, braving many odds to attend the Social Justice Conference, call upon the Popular Front of India to come to the forefront as an organization that strives for the citizens' rights, to join hands with like-minded organizations in the democratic and non-violent struggle to build the nation on justice, Mulk Banao Insaf Par. Popular Front shall focus on 1. Detailed overhaul of the current neoliberal and pro-rich economic policies with a view to restore the concepts of welfare state wherein the state is not merely a passive observer. Number 2, development of eco-friendly development programs which will not contribute to global warming and environmental dissolution. 3, building up an inclusive people's movement for the eradication of corruption at all levels. Legislation for proportional representation instead of the existing first past the post system. 5, implementation of Justice Ranganatha Mishra Commission report to ensure proportionate representation in constitutional organs, bureaucracy, public undertakings and education. 6, reformulation of the foreign policy with avowed objective of establishing peace and cooperation of the subcontinent and revival of the non-aligned movement. The delegates of this conference also reiterate their commitment to the struggle to establish a new India of equal rights to all Indians. The pledge they made on the occasion of the launch of Popular Front of India in the Empower India conference held at Bangalore in 2007. और इसी के साथ जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान भर से जो आज आप लोगों ने यहाँ पर आकर इस प्रोग्राम की कामयाबी का काम किया, कामयाब बनाया, उसी के लिए जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान भर से तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान और जो सब लोग यहाँ पर आके इसको कामयाबी बनाए हैं, उन सबको हम लोग पॉपुलर फ्रंट की जानिब से शुक्रगुजारी करते हैं। और जिस तरीके से हम लोग ये काम कर रहे हैं, जिस तरीके से आप ताउन कर रहे हैं, यही शुक्रगुजारी के साथ चाहेंगे कि आगे भी आप लोग हम लोग को इसी तरह से ताउन दें। और साथ ही में जो मीडिया के हमारे भाई बंधु हैं और पुलिस प्रशासन हैं और जिन लोगों ने भी इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए हमें ताउन किया है, उन सब का हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये कॉन्फ्रेंस मुस्तकबिल के लिए कीमती इन्वेस्टमेंट है। ये हिंदुस्तान के 15 करोड़ मुसलमानों की गरीबी और उनके सपनों का एक बहता हुआ दरिया था। समाजी इंसाफ की इस तलाश में सभी महरूम तबके जैसे कबायली जनजातियाँ, दलित, दीगर अक़लियतें और पसमानदा तबकात भी शरीक हुए। इस मुल्क के मरहूम तबकात के जरिए इत्तेहाद और यकजहती का मुजाहरा हुआ है। ये हमारे लिए अजीम खुशी का हामिल है। यहाँ पर जमा लोगों के चेहरों पर हम एक उम्मीद की किरण और मुस्तकबिल के ऐसे हिंदुस्तान को देख सकते हैं जहाँ इंसाफ की हुकूमत होगी। वो मुतमईन है कि चीखने चिल्लाने से जिंदगी की इज्जत हासिल नहीं होती। ये लोग तारीख साज बन सकते हैं क्योंकि ये लोग इस समझ से ताकत हासिल करते हैं कि इन्होंने पिछले वर्षों के पिटे पिटाए रास्तों को छोड़ दिया है और अपने इख्तियारात को हासिल करने के लिए एक नए रास्ते को अपना लिया। ये लोग ऐसे आज़ाद हिंदुस्तान का ख्वाब रखते हैं जहां रवादारी और इंसाफ हो। एक नई सुबह इंतज़ार कर रही है और उनके कदमों की आवाज़ सुन रही है। हाँ, एक नई पीढ़ी मुल्क को इंसाफ पर कायम करने के लिए जाग रही है। मुल्क बनाओ इंसाफ